प्रेस वार्ता करने का मकसद ये है कि आप सभी भाइयों के अलग अलग टाइम पे मुझे कॉल आते रहे। पिछले दिनों हमारे बच्चों का कोई एक झगड़ा फरीदाबाद में हो गया था। उस झगड़े में वो झगड़े का कारण क्या था? झगड़े का कारण ये था कि एक व्यक्ति पर्सनली हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में ऊटपटांग भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। पिछले 2 साल से तो करीब करीब वो मेरे ऊपर ही बोल रहा था, मेरे बारे में बोल रहा था। पता नहीं मुझे क्या क्या शब्द बोल रहा था। वो शब्द सबने देखे हैं, मीडिया ने भी देखे हैं, अनेक व्हाट्सएप फेसबुक पे उसने चलाए हैं। और जिसने ये शब्द मेरे खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसके पीछे इस लोकसभा के बड़े नेता का हाथ है। क्योंकि वो व्यक्ति केवल एक मोहरा है। उसके कंधे पे बंदूक रखे एक सांसद, जो साउथ दिल्ली का सांसद है, आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, इस क्षेत्र से भी वो विधायक रह चुका है, प्रतिपक्ष नेता भी रह चुका है। उस व्यक्ति के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। ये क्या है? ये एक राजनीतिक झमेला है, जिसको कह सकते हैं राजनीतिक। कारण क्या है? वो अपनी औलाद को आगे लाना चाहता राजनीति में, क्योंकि उसका राजनीतिक भविष्य अब लास्ट टाइम पे है। तो वो चाहता कि मेरा बेटा है, यानी राजा का बेटा राजा बने, उसकी सोच ये है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में जब से मोदी जी की सरकार आई है और मोदी जी का शासन आया है, तब से ऐसा नामुमकिन हो गया है। जो व्यक्ति, चाहे वो किसी का बेटा हो चाहे कोई और हो, जो सही होगा, सही काम करेगा, उसको उसके आधार पे ही टिकट मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि उसका बाप कोई बड़ा नेता था। वो चाहता है कि मेरा बेटा इस विधानसभा का विधायक बने। इस साल भी जब विधानसभा के चुनाव हुए तो मैं भी टिकट की दौड़ में था। उसने अपने बेटे के लिए भी टिकट मांगा, जिसके लिए पार्टी ने मना कर दिया। और मेरा टिकट काटने के लिए उसने जो भी उस पर बना उसने किया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। हर राजनीतिक आदमी ऐसा कर सकता है। और हर का मतलब है वो करेगा जो हल्का नेता होगा। वो भी कभी किसी अच्छे कार्यकर्ता को, अच्छे काम करने वाले को, अच्छे व्यक्ति को पीछे नहीं करेगा अपने बेटे की वजह से। जो अच्छा नेता होगा वो कहेगा जो अच्छा उसी को दो। लेकिन ये व्यक्ति अगर अच्छा होता तो हमने इस व्यक्ति को 22 साल दिए अपने जीवन के। 4 बार इसके साथ हम रहे विधायक के टाइम में। अभी पिछले दिनों जो सांसद का चुनाव हुआ उसमें भी हम इसके साथ रहे। हम इससे दूर हो गए थे 2-3 बार बीच में। 2003 से भी पहले हम इसके साथ नहीं थे। ये रात को 9:30 बजे मेरे घर पे आया, मेरे पिताजी के पैर पकड़े, माफी मांगी, और सुबह 4:30 बजे तक बैठा रहा, जब तक मेरे पिताजी ने हानि की। मेरे पिताजी सीधे आदमी थे, पूरा इलाका जानता है। यहां का 100 किलोमीटर का एरिया मेरे पिताजी को जानता है कि गोपीचंद भगत जी कैसे व्यक्ति थे। जबकि इसने हमें एक रात हमारे किसी झूठे केस में हमें फंसवाया था, हमारे परिवार के थ्रू। हम एक रात दोनों बाप बेटे लॉकअप में भी रहे थे। उसके बावजूद भी मेरे पिताजी ने जब ये घर पे दरवाजे पे आ गया और पैर पकड़ के माफी मांग ली तो माफ कर दिया और इसको इसका साथ दिया। और ये 2003 में 436 वोट से जीत गया। जीतने के बाद ये फिर हमसे थोड़ा सा विमुख हो गया। फिर इसको जरूरत आई जब इसके चुनाव में, फिर हमारे पास आया, हम फिर दूर हो गए। यानी इसका जब काम पड़ता है तो ये पास आता है, और जब इसका काम निकल जाता है तो ये समझता है कि ये कोई ऐसे ही है। और इसके जन्मदिन की बात आई 1-2 बार बीच में, तो इसने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम परेशान है, ये है, हमें जन्मदिन मनाना है, महेश अवाना जी ये प्रोग्राम आप संभाल लो। मैंने इसके जन्मदिन के भी पैसे दिए, खर्चा किया मैंने। इसके इलेक्शन में भी मैंने पूरा खर्चा किया 2020 के में। जब ये बीमार था तो इसके बेटा जानता है, इसकी पत्नी जानती है कि मैंने इनके लिए क्या किया होगा।
एक शब्द है बहुत बुरा, खाके और उस करके कोई भूलता नहीं है। इसने मेरा खाया है। मैं 2 बार पार्षद बना हूं, केवल इसकी मेहरबानी से नहीं बना, मैंने पहले इसके ऊपर एहसान किए हैं। 2003 में 436 वोट से जब जीता ये, तो मैंने इसके लिए जी तोड़ मेहनत की। इसको पहले विधायक बना, तब मैं पार्षद बना। फिर इसको विधायक 2017 में भी मेरी पत्नी बनी। इसने मेरे से 50 लाख रुपए टिकट का लिया। रामवीर सिंह विधूड़ी नाम ले रहा हूं, अब खुल के स्पष्ट कह रहा हूं सबके सामने। 50 लाख रुपए मेरे से टिकट का लिया और 50 लाख रुपए इसने कहा कि मैं आपकी पत्नी को सेंट्रल जोन का मैं इसको चेयरमैन बनवाऊंगा। 50 लाख रुपए खा गया, इसने मिसेज को चेयरमैन नहीं बनवाया। 30 लाख रुपया इसने मेरे से मनोज तिवारी जी के नाम से लिया कि मनोज तिवारी जी को जरूरत है, उनको 30 लाख रुपया देना पड़ेगा। जिस दौरान मेरी पत्नी पार्षद का चुनाव लड़ रही थी, उस समय पे 30 लाख रुपया लिया मैंने, इसके हाथ में 30 लाख रुपया दिया और वो पैसा इसने मनोज तिवारी के नाम से लिया। मुझे नहीं पता कि वो पैसा मनोज तिवारी को दिया या नहीं दिया, वो तो इसको पता होगा। जो सच्चाई है, ये ईश्वर साक्षी है, ये मेरे गुरुजी हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, इनसे बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। माता पिता पहले गुरु, उसके बाद जिनसे दीक्षा ली वो गुरु, और ये दुनिया के गुरु। ये भगवान राम की फोटो है। अगर मैं झूठ बोलूंगा, मेरा एक शब्द भी झूठ नहीं होगा। जिस दिन मैं झूठ बोलूंगा, उस दिन मैं कहता हूं परमात्मा मुझे अपने पास बुला ले, खत्म करे मेरी जिंदगी। मैं इतना कहना चाहता हूं। इसके बाद में इसने एक चेले को लगा रखा है इस क्षेत्र में, जो थाने का बीसी है, जो लोगों को लूटता है। जब मेरे पास शिकायत आई तो मैंने इनके बेटे को भी कहा कि भाई इस तरह से ये अरुण राय लोगों से पैसे मांग रहा है। उसके बाद में मैंने रामवीर विधूड़ी को भी बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात को आई गई कर दिया और उल्टा मेरे से नाराजगी शुरू कर दी। उसके बाद 2022 में मैंने एसएचओ, डीसीपी और कमिश्नर तीनों को कंप्लेंट दी, कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद मैंने कंप्लेंट की, ये मेरे पास सारी कंप्लेंट रखी है टोटल। जब पुलिस ने कुछ नहीं किया तो मैंने एलजी को कंप्लेंट की। सिद्धार्थन जी जो प्रदेश में थे, उनको कंप्लेंट की, रिटर्न में कॉपी दूंगा आपको। उसके बाद मैंने गृह मंत्री को कंप्लेंट दी, अमित शाह जी को। उसके बाद मैंने जेपी नड्डा जी को कंप्लेंट की। उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कंप्लेंट करी। ये सारी कंप्लेंट मेरे पास रखी है, ये रही, सबको दिखाऊंगा, सारी दिखाऊंगा, ये रही टोटल कंप्लेंट है, मेरे लेटर हेड पे है, कोई चोरी नहीं है। इन कंप्लेंटों का मैंने रिमाइंडर भी दिया, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का होते हुए भी, मेरी पत्नी भारतीय जनता पार्टी से पार्षद रही है। मैंने भाजपा को 2012 में 13 में ज्वाइन किया। 13 में मेरा बेटा अमन अवाना, मेरे छोटे भाई का बेटा, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। उसके बाद भी पार्टी ने कोई सुनवाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के किसी शख्स ने, न राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, न गृह मंत्री ने, न प्रधानमंत्री ने, न एलजी ने, न पुलिस कमिश्नर ने, न डीसीपी ने, न एसएचओ ने, किसी ने कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की। मेरी कंप्लेंट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। ये कंप्लेंट मेरे पास है, किसी भाई को चाहिए फोटो इसकी ले जा सकते हो, आप डाल सकते हो। ये कंप्लेंट करने के बाद फिर इन लोगों ने मेरा पूरी तरह से पीछा करना शुरू कर दिया। 2022 से मेरी खिलाफत शुरू कर दी, मेरे खिलाफ अनाप शनाप शब्द बोलने शुरू कर दिए। और यहां तक की बात है, जब 2024 के एमपी के चुनाव आए तो इसने फिर मुझे यूज किया और इसने कहा हमारी मीटिंग करा दो, वो करा दो, वो करा दो, समझौता कर लिया मेरे साथ। मैंने कहा जी मीटिंग में कितना पैसा लगेगा? 2 लोग और मेरे साथ थे, एक रमेश शर्मा जी, वो भले ही मुकर जाए आज, मेरी उनसे बोलचाल बंद हो गई है। एक मनमोहन शर्मा जी जो नोएडा चले गए, वो मेरे साथ थे। दोनों के सामने रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि 3-4 लाख रुपए लगेंगे मीटिंग में, हम बात करके आगे। मैं कहा जी ठीक है।
उसके बाद में वो उन्होंने बच्चन को भेजा, जो उनका पीए है। बच्चन मेरे घर आया, उन्होंने कहा साहब ने पैसे मंगाए हैं। मैंने विदुड़ी जी को फोन किया, मैंने कहा बच्चन पैसे लेने आया जी, हाँ दे दो। मैंने 3 लाख रुपए उस दिन दे दिए। वो 3 लाख रुपए लेके चला गया। 3 लाख रुपए लेने के बाद में दूसरे दिन फिर फोन आया कि साहब ने 2 लाख रुपए और मंगाए। इसी चुनाव में, एमपी के चुनाव में 2024 में फिर बच्चन आया, फिर बच्चन को मैंने 2 लाख रुपए दिए। और वो 2 लाख रुपए कहां से आए? मेरे यहां पे इसने एक प्रॉपर्टी बेची थी, हमने वो तोड़फोड़ करा दी थी, जैन वगैरह का जो बिल्डिंग तोड़ी थी उनका। इसने कहा विदुड़ी ने कि भाई चुनाव के बाद मैं आपका ट्रांसफार्मर भी लगवा दूंगा और खंभे भी लगवा दूंगा, ये जो 5 लाख रुपए आप दे रहे हो मैं आपका काम भी करा दूंगा। 5 लाख रुपए मैंने दिए। उसके बाद में मंदिर प्रकोष्ठ का प्रभारी हूं साउथ दिल्ली का। मैंने इसकी मीटिंग कराई, पुजारी मंदिर प्रकोष्ठ की। मंदिर प्रकोष्ठ में मेरा करीब 4.5 लाख रुपए नेट लगा। मेरे फार्म पे सबका खाना पीना मीटिंग मैंने कराई। उसमें यह नहीं आया था, इसका बेटा आया था सुरेंद्र। यह सब कुछ करने के बाद मैं इनके साथ रहा। 10 लाख रुपए मेरा खर्चा भी हुआ। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद वो कहता है कि आपने हमारा साथ नहीं दिया, जो आदमी 10 लाख रुपए दे रहा है। उसके बाद में इसका जो चेला है, जिसके कंधे पे बंदूक रख के चलाता है, बंदूक यही चलाता है या इसका बेटा चलाता है, लेकिन बंदूक यही चलाते हैं और उससे बुलवाते हैं। उल्टा भाषा इनकी होती है लेकिन आवाज उसकी होती है। डालता पोस्ट वो करता है। उसने पोस्ट मेरी बेटियों के बारे में, मेरी बहुओं के बारे में, मेरे परिवार के बारे में बोलना शुरू कर दिया। हम कहीं रिश्तेदारी में चले गए, मैं कड़वा सत्य बोल रहा हूं, मैंने कहा ना भगवान साक्षी है मेरा। हम कहीं रिश्तेदारी में चले गए, मैं भी, मेरा छोटा भाई भी, और 2 रिश्तेदार थे हमारे। कहीं हमारे रिश्तेदार की रिटायरमेंट थी, मौसम विभाग में काम करते थे, सतपाल दाइमा, जो मिलकपुर गांव के रहने वाले हैं, राजस्थान के। उनकी हम उसमें गए हुए थे। पीछे बच्चे हमारे भी, रविंदर जो पार्षद हैं जिनकी पत्नी, उनके उसमें हमारे बच्चे भी गए थे और ये अरुण राय भी और उनके बच्चे भी वहां थे। वहां इन बच्चों का आपस में कोई झगड़ा हो गया, मारपिटाई हो गई आपस में। ये सच है और मैं कभी झूठ बोलता नहीं। वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ ईश्वर साक्षी है। हमें, मेरे भाई को, मेरे परिवार को, किसी को नहीं पता था। अगले दिन हमें 11 बजे पता चला कि इस तरह की कोई कहानी हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई मारपीट हुई है और वो अरुण राय के लड़के को चोट भी लगी है। ये मुझे पता चला, ये सच है। आप बताइए, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मेरे परिवार के बारे में किया। मैं नया लेटेस्ट बताता हूं। अभी बसंतपुर के पास ठेके पे एक मर्डर हुआ है। वो क्यों मर्डर हुआ है? वो इसी तरह की भाषा, और जिसका मर्डर हुआ इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ करता था। लेकिन मेरा परिवार ऐसा नहीं है, मेरा सिद्धांत ऐसा नहीं है कि मैं किसी को मारूं। अगर मुझे मारना होता तो 2 साल से मैं झेल रहा था, इस सबको, इस दुख को झेल रहा था। लोग मुझे क्षेत्र के फोन कर रहे थे कि भाई क्यों गूंगे मन के बैठे हो, क्यों पीछे हाथ करके बैठे हो, आप इसका इलाज क्यों नहीं करते? मैं कहा भाई इसका इलाज परमात्मा करेगा, हम इस टाइप के लोग नहीं हैं। लेकिन बच्चों ने आवेश में आके, जब किसी की बहन बेटी के बारे में बोलोगे, इस बात को लेकर के तो महाभारत हो गई थी भाई। मैं तो कोई छोटा सा इंसान हूं, मेरे बच्चे तो कुछ भी नहीं है। इसको लेकर तो इतना बड़ा विद्वान, ब्राह्मण विद्वान रावण मारा गया। इससे ज्यादा मैं आपको क्या मिसाल दूं? औरत, बेटी, बहन, बेटी, बहू, इज्जत के पीछे तो बहुत दुनिया लुट जाती है। उसके अलावा हमारे बेटे के साथ एक दूसरी लेडी संबंध के साथ रहने लगी, बच्चे हुए उसके, हम एक्सेप्ट करते, हमारे बच्चे हैं दोनों। उसको भी इसने अपने जाल में फंसा के अपने साथ लगा लिया। आजकल वो भी अरुण राय के साथ घूमती है। अनेकों आईडी बना रखी है, अलग अलग फेक आईडी बना रखी है आदमियों के नाम से। हमारे बारे में नाप शनाप बात बोलती है। आपने देखा भी होगा, उसका चल भी रहा है, वीडियो डाल रही है, मेरा बच्चा छीन लिया, मेरा फलाना कर लिया, ठिकाना कर लिया। उसको भी इसने यूज किया मेरे टिकट काटने में, रामवीर सिंह विधुड़ी ने। मैं नाम लेके इसलिए बोल रहा हूं कि लोगों को यह ना रहे कंफ्यूज कि भाई कौन नेता, कौन आदमी। नाम मुझे लेना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी, मुझे लेना पड़ेगा नाम। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन सत्य बोलने के ऊपर तो मुझे नाम लेना ही पड़ेगा। अब ये बताइए, मेरी कंप्लेंट है, क्या मैं ही पार्किंग चला रहा हूं? गाड़ियां मेरी पार्किंग में खड़ी हुई है। इस क्षेत्र में कम से कम 500 पार्किंग होंगी बदरपुर विधानसभा में केवल। कितनी यहां पे लोगों ने गोडाउन दे रखे हैं, कितनी फैक्ट्रियां केमिकल की चल रही हैं, रंगाई की चल रही हैं, सिलाई कढ़ाई की चल रही हैं। पूरे क्षेत्र में यहां के किसानों की जमीनें थी। किसानों के पास आज क्या रह गया? खेती तो है नहीं। वो ऐसे अपने छोटे छोटे शेड बना करके, किराए देके, किराया करके अपनी जीविका चला रहे, अपने बच्चों को पाल रहे, सबके गुजारे हो रहे। कोई यहां पे धनाढ़ लोग तो थे नहीं,
कोई अरबपति लोग तो यहां रहते नहीं है, अपना गुजारा करते। इसी तरह से इन्होंने शुरू कर दिया, सबसे ये कमीशन लेते, सॉरी पैसा लेते, मंथली बांध रखी है इन्होंने। मैं इनको मंथली नहीं दे रहा था, इस वजह से इन्होंने मेरे साथ मेरी कंप्लेंट पर्सनल की है, मेरी पार्किंग को सील कराया है। अब ये बताइए कि एसएचओ एक पर्टिकुलर आदमी की नौकरी करता है या सरकार की नौकरी करता है? उसे सरकार की नौकरी करनी है। मेरी सील हुई है अब 4 दिन पहले, मेरा प्लॉट जो जिसमें पार्किंग थी। एसएचओ 23 तारीख को आता है, काटता है, डीवीआर को काट के ले जाता है और गेट पे पार्किंग के पे ताला लगा के चला जाता है। एसएचओ को क्या अधिकार है मेरे पास? एसएचओ के फोटो वीडियो सब कुछ है, वो मैं दिखाऊंगा। एसएचओ आया है, क्रेन लेके आया गाड़ी निकालने के लिए। एमसीडी का उस दिन कोई नोटिस नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं था, नोटिस पहले आ चुका, हमें उसका जवाब देना था। लेकिन एसएचओ जो है रामवीर विधुड़ी के दबाव में आकर के और मेरी पार्किंग में आके ताला लगा के जाता। क्यों ताला लगा के गया भाई मेरी पार्किंग का? वो उसे क्या जरूरत थी? एमसीडी करेगी ना, कुछ करेगी तो एमसीडी आई, नोटिस लेके आई, सील करके चली गई, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है भाई, आपने कंप्लेंट की, मैं कोर्ट कचहरी में देखूंगा जैसे भी होगा। तो पिक एंड चूज की बात हो रही है। ये इस इलाके में कितनी पार्किंग, कितनी फैक्ट्री, क्या क्या नहीं चल रहा है, बताओ मुझे। क्या मेरे ही केवल अनऑथराइज है? मैं ही अनऑथराइज काम कर रहा हूं? और ये अनऑथराइज क्या, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी के भी भाई के पास इस इलाके में जगह है और वो गाड़ियां खड़ी करवाता है और उनसे कुछ पैसा भी चलो ले लेता है, एमसीडी भी तो 10 रुपए 20 रुपए घंटा लेती है। जहां इन्होंने सरकारी पार्किंग बना रखी है, इस बदरपुर विधानसभा में कोई सरकारी पार्किंग तो एमसीडी की है नहीं जहां लोग गाड़ी खड़ी कर दें, और इतनी पार्किंग लोग बना भी नहीं सकते। अगर गाड़ियां रोड पे खड़ी होती हैं तो वो गाड़ियां चोरी भी होती हैं, उनके शीशे भी टूटते हैं, उनमें से सामान भी निकलता है। अगर किसी बाउंड्री वाल के अंदर कुछ लोग, सब लोग गाड़ियां अपनी खड़ी करके और थोड़ा सा पैसा 1000 रुपए 500 रुपए महीने दे के खर्चा करके अपनी गाड़ियों को सेफ साइड रख लेते हैं और गलियों में जाम भी नहीं लगता, गलियों में गाड़ी भी नहीं खड़ी होती, तो ये कोई बड़ा काम तो है नहीं। इस बात को मैं दिल्ली सरकार को भी कहना चाहूंगा, निगम को भी कहना चाहूंगा कि इन पार्किंगों को परमिशन दी जाए। भले ही एमसीडी कोई छोटा मोटा शुल्क ले ले, लेकिन किसी की जीविका को, आजीविका को खत्म ना करे, क्योंकि उसमें चौकीदार भी रखने पड़ते हैं, चौकीदार को भी रोजगार मिलता है, गाड़ी वाले को भी गाड़ी सेफ करने का मौका मिलता है, गाड़ी सेफ खड़ी रहती है। तो मेरी ही पार्किंग को केवल सील किया गया। आप पूरे इलाके की देख लीजिए, 500 पार्किंग मिलेंगी आपको ऐसी, मेरी पार्किंग को सील कर दिया गया। मेरी को क्यों सील कराएगा भाई? मेरे से क्या? ठीक है, मेरी तेरी लड़ाई है राजनीतिक। और बताता हूं आपको, मैंने बदरपुर बॉर्डर पे एक जमीन ली, मेरे और भी पार्टनर है, मिस्टर रघुवीर पार्टनर है, लखनपुर के रहने वाले, वो आधे के पार्टनर, वो भी मैं भी पार्टनर हूं, हम 4 लोग पार्टनर हैं उसमें, 25-25% के सब लोग हैं। इसने क्या किया, उस जमीन की कंप्लेंट कर दी। वहीं थाने के बगल में 5 मंजिला ओयो चल रहा है, जो अभी बना है। 2014 से पहले की बिल्डिंग आप वैलिड मान सकते हो, लेकिन वो तो अभी कल परसों बना। आप मीटर निकलवा लीजिए उसके, पेपर निकलवा लीजिए आप उसके, वो तो ऑथराइज हो गया और मेरी जमीन अनऑथराइज हो गई। तो मेहरा पेट्रोल पंप वालों में थी, मेहरा पेट्रोल पंप वालों से मैंने खरीदी हुई है, मेरी रजिस्ट्री है भाई, रजिस्ट्री करा रखी है मैंने अपने नाम पे। मेरे पार्टनर भी है उसमें, हम 4 लोग पार्टनर है, 25-25% के 4 पार्टनर है उसमें। हमने पैसा दिया है, खरीदी है, फ्री में थोड़ी ली है, वो जमीन मलकियत जमीन है वो। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें मेरे पार्टनर ने कहा भाई इसको रामवीर विधुड़ी को कुछ दे डाके खत्म करते हैं मामले को। वो जाके बोला उसने कि भाई 50 लाख रुपए हम आपको दे देंगे, हमें तंग मत करो, हमारी कंप्लेंट मत करो, जैसे औरों के बन रहे हमारे भी बनने दो। ये भी तो सब अनऑथराइज बन रहे हैं, 5-5 मंजिल के ओयो बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, दुकान बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं बदरपुर बॉर्डर पे। क्या नहीं बन रहा मेरे भाइयों? सबका बन रहा है ना, सबका काम चल रहा है ना। कोई गलत काम तो नहीं करे, कोई सरकारी जमीन को घेर के तो लोग मकान बना नहीं रहे, ना मैंने सरकारी घेरी, ना उन्होंने ओयो वालों ने सरकारी घेरी। लेकिन क्या है, उनसे मोटा पैसा चला गया, उनको बनवा दिया गया। अब 50 लाख रुपए मिस्टर रघुवीर ने इनको बोल दिया, नहीं माने 50 में। उसके बाद उसने कहा जी 1 करोड़ ले लेना, हमारी कंप्लेंट मत करो, हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं। मैं गया नहीं था, मैंने उसको कहा तू ही बात कर ले, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे से और गुस्सा आएगा, खमा मेरी बात बिगड़ जाएगी, जैसे बनती हो भाई बना लो, तुम्हारा भी पैसा लग रहा है। उसके बाद आज मेरी सुबह जब उनसे बात हो रही थी, अब तक तो मैं समझ रहा 1 करोड़ ही बोल के आया वो आज कह रहा था मैंने चलते टाइम भाई 1.5 करोड़ भी बोल दिया रामवीर विधुड़ी को। 1.5 करोड़ में भी ये माना नहीं, वो अपने घर चलाया, कह लगा भाई साहब ठीक है, हम अपनी जमीन को पड़ी रहने देंगे, हम बढ़ाएंगे ही नहीं, जब कभी बनेगी बन जाएगी। उसने पता है क्या डिमांड की है? 400 गज जमीन। कहता मुझे इसमें 400 गज जमीन दे दो, उसके बाद बनने दूंगा।
यहां पे जो तोड़फोड़ कराई स्कूल रोड पे, उसमें 15 लाख रुपए मांगे, 15 लाख रुपए नहीं मिले तो तोड़ दिया। मेरे भाई की कंप्लेंट कर दी, मेरे भाई के मकान में पंचर करवा दिया, उसके बाद वो हमने ठीक ठाक भी करा लिया। एमसीडी नहीं करना चाह रही थी कुछ भी, क्योंकि एक राइट का मकान वैलिड है, लेफ्ट का मकान वैलिड है, और बीच का मकान अनऑथराइज कैसे हो गया भाई? ऐसे तो नहीं हो सकता कभी भी। उसमें नीचे पुराना मकान बना हुआ था जो हमने किराए पर उठा हुआ था, उसको भी सील करा दिया, ऊपर भी सील करा दिया, अब पार्किंग भी सील करा दी। एक मेरी जमीन है जो मैंने खरीदी है, मेरे डॉक्यूमेंट से, मैंने कोर्ट में केस डाल दिया उनके खिलाफ, उसको जबरन कब्जा करा दिया पीछे से। एसडीएम को कोई पावर नहीं है उसको कब्जा कराने की और केस फाइनल करने की। बॉर्डर वाली जो जमीन है मेरी बांध के पास, वो जमीन मेरी खरीदी हुई है। आप बताइए, पटवारी के रिकॉर्ड के हिसाब से आप जमीन खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? अगर पटवारी के रिकॉर्ड से और मेरे पेपर आने तक अगर वो पेपर कोई गलत साबित कर देगा कि मैंने फ्रॉड किया है, गलत किया है, तो मैं वो जमीन छोड़ दूंगा। नहीं तो चाहे सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ना पड़ेगा, मैं अपनी जमीन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने पैसा दिया, खरीदी है जमीन, और 30 साल से मेरा कब्जा था उस जमीन पे, मेरा अपना। 2020 के मेरे पेपर है। 2020 से कितने साल हो गए? 25 साल। 25 साल का वो 2020 से 5 साल। नहीं 2000 के, सॉरी 2000 के, सॉरी मैं सॉरी बोलता हूं। 2000 में मेरे पेपर बने और अब आ गया 2025, 25 साल तो पेपर बने हो गए। उससे पहले 1983 में जो उस जमीन का ऑनर था, जिसको जीपीए दी गई थी, जिसको रेजुलेशन पास करके दिया गया था, उमेश बख्शी उनका नाम था, उनसे मैंने अटॉर्नी ली। उस जमीन को ग्राम सभा में वेस्ट हो चुकी थी, वो उसको डीवेस्ट कराया, उसका भराव करवाया, उसमें चारों तरफ से चद्दर लगा के फेंसिंग की। उसमें मेरी पार्किंग थी 25 साल से, तो मेरा वैसे ही कब्जा हो गया जब मैंने पैसे दे दिए। और उससे पहले 83 से मैं उसका केस लड़ रहा था, तो उससे पहले भी मेरी देखरेख में थी वो जमीन। तो वो जमीन सरदार की कैसे हो गई? क्या था, एक रेगुलेशन हुआ, उस रेगुलेशन में उस आदमी को, उमेश बख्शी को, उन 3 लोगों ने साइन कर दिए कि भाई हमारी तरफ से ये उमेश बख्शी साइन करेगा। जो भी जमीनें उस क्षेत्र में बिकी हैं सब उमेश बख्शी ने बेची है। जिसने अपनी डायरेक्ट बेची, जो कंपनी के नाम थी, वो उमेश बख्शी ने बेची है। कंपनी थी द कीपैड कैपिटल स्टेट लिंकर, उसके नाम से जमीन थी, उसके नाम से खाता था, खतौनी थी, और वो खतौनी 50 साल पुरानी है। जब वो जमीन खरीदी गई तब से कंपनी बनी हुई है। 1983 में रेगुलेशन पास हुआ, 82 में, 82 के रेगुलेशन के हिसाब से उमेश बख्शी उसका मालिक बनाया गया, बेचने का, करने का, काम देखने का सब कुछ उसको दिया। उससे मैंने एसपीए ली, एसपीए से मैंने केस लगा एसडीएम कोर्ट में, उसको डीवेस्ट कराया, डीवेस्ट करा के फिर 2000 में मैंने पेपर कराए। मेरे नाम पेपर है, मेरे नाम कब्जे का पेपर है, सब कुछ है, पोजेशन लेटर है, रसीद है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, एग्रीमेंट टू सेल है, एफिडेविट है, सारे पेपर मेरे पास हैं। और इसने क्या किया, हमारे बच्चों का झगड़ा हो गया, हम इधर उधर अपने उसमें लग गए भाग दौड़ में। इसने पीछे से एक्स पार्टी करा के और एसडीएम से मिलकर एसडीएम पे प्रेशर बनाया पूरा, क्योंकि आज ये सांसद है भाई, सांसद है, कुछ भी करेगा, किसी की भी जमीन को हड़प लेगा। मैं कहता हूं अगर मेरा कोई काम गलत मिलेगा तो मैं जमीन छोड़ दूंगा। मेरी इस जमीन को जो 1977 में एमसीडी से कोठी पास हो रही है, उसमें स्वीकृति पत्र है उसका, मैं आपको मोबाइल में भी उसकी फोटो दूंगा, आपको लेके जाना स्वीकृति पत्र 1977 का। जब वो स्वीकृति पत्र कब बनता है, उसके 200 मीटर के दायरे को चेक करती है एमसीडी कि यहां कोई और प्लान तो नहीं है, गवर्नमेंट का कुछ है तो नहीं, कुछ कोई कारण तो नहीं है। उसके बाद किसी के मकान का नक्शा पास करती है, नक्शा पास करा के कोठी बनी हुई है। 2.5 एकड़ का ये फार्म हाउस था, जिसमें से लगभग हमने जो जमीन खरीदी वो 4800 गज जमीन हमने उसमें से खरीदी, 4900 गज, 4900 गज जमीन खरीदी। 3100 गज जमीन मेरे पार्टनर के नाम से है, उमेश बख्शी के नाम पे, जिसमें गाड़ी खड़ी है। और ये जमीन जो 1800 गज है, 1800 कुछ गज है, ये मेरे नाम पर है और कोठी बनी हुई है, नक्शा पास है। उसको कहते हैं, मैं एसडीएम बोलती है, ये सरकारी जमीन है, तुमने सरकारी जमीन पे कब्जा करा है। मलकियत जमीन को सरकारी बता रहे, और जिसने मुझे बेची वो भी जिंदा आज, वो भी आज जिंदा है। अरुण बत्रा नाम है उनका, यही रहते हैं डिफेंस कॉलोनी में। उनके पिताजी का नाम केएल बत्रा था, जो अब नहीं रहे। अरुण बत्रा के नाम है, अरुण बत्रा के नाम कोठी पास हुई, अरुण बत्रा के नाम फार्म हाउस पास हुआ, अरुण बत्रा के नाम से वो जमीन है जिससे मैंने खरीदी है। उसको एसडीएम कहती है तुमने सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है। एसडीएम किसके कहने से बोल रही है? पटवारी ने गलत रिपोर्ट दे दी, मोरबंद का खसरा नंबर बता दिया कि वो तो एनटीपीसी में गई हुई है जगह, किसके इशारे पे?
पटवारी कह रहा है कि उसका कब्जा था सरदार का कब्जा कहां से हो गया जब मेरा कब्जा था? मेरे पास फोटोग्राफर है, सब चीज है, मैं ए टू जेड चीज मैंने कोर्ट में केस डाल दिया है, सेशन कोर्ट में केस डाल दिया, इसलिए मैंने, तो मेरी जमीन है, मेरा सब कुछ है। ये तानाशाही करके जबरदस्ती प्रेशर में डाल के मुझसे पैसा हटना चाहता है। जैसा मैंने बताया कि करोड़ों रुपया 400 गज जमीन बांधा, 400 गज जमीन भाई साहब 10 करोड़ की है, इसको कहां से 10 करोड़ दे दूं? 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए तो मुझे बचेगा उस जमीन में टोटल में, दोनों पार्टियों को। मेरे हिस्से में आया कितना? 6 करोड़ में से 1.5 करोड़, 10 करोड़ इसको दे दो। इसके बाप का मेरे पास कर्जा चाहिए क्या? किसका? अगर सांसद है तो क्या मुझे पीसेगा? अगर इसकी नड्डा से पहचाने तो क्या मुझे पीसेगा? क्या अगर गृह मंत्री से जान पहचाने तो मुझे पीसेगा? क्या प्रधानमंत्री से अगर इसकी जानकारी है, गडकरी से इसकी जानकारी है तो क्या मुझे पीसेगा? मुझे किस लिए टॉर्चर कर रहा है? सिर्फ पैसे के लिए टॉर्चर कर रहा है। इसको नंगे को कोई नहीं जानता कि कितना नंगा अंदर से, ये कितना गिरा हुआ आदमी अंदर से, कोई नहीं जानता इस बात को। नड्डा से फोन करा रहा है, कृष्णपाल के पास फोन कर रहा है मेरे बच्चों को बचाने के लिए जबरदस्ती। रोज की रोज उसका इसका चेला जाके वहां चौकी में बैठता है। मेरे बहन बेटियों पे जाके यहां पे घर पे पुलिस भेजी, किसके कहने से? इसी के कहने से भेजी गई। ये राजनीति थोड़ी कर रहा है, ये तो बीजेपी को गंदा कर रहा है, बीजेपी पार्टी को सत्यानाश कर रहा है। इसने ही टोटल 3 सीट हमारी जो हारी हैं, यहां से ऐसे एनडी शर्मा को इसने हरवाया अपने बेटे को टिकट की वजह से, क्योंकि इसके बेटे को टिकट नहीं मिला, मेरी टिकट कटवा दी। एनडी शर्मा को इसलिए हरवा दिया कि अगली बार तेरे बेटे को टिकट मिल जाएगी। ये प्लान वहां पे रोहतास जी, कितने बढ़िया आदमी रोहतास बिलूड़ी, उनको इसने हरवाया। और रमेश जी कहते हैं कि इसका नंगे का नाम मत लिया करो, लेकिन मैं रमेश जी से माफी चाहता हूं, उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। उनके चुनाव में हराने में भी कहीं ना कहीं इसका हाथ है अंदर से, इसी ने सारा खेल खेला है। यह व्यक्ति किसी को नहीं चाहता, ये पूरे तुगलकाबाद गांव को बर्बाद करना चाहता है। मदनपुर में इंदिराज का परिवार है, उसकी इसने शिकायत करी। श्रीचंद चौकन बुढ़ा आदमी है, उसको इसने जेल भिजवाया, हमें गुमराह किया, हमें उसके खिलाफ खड़ा किया इसने ले जाके कि भाई इसने मर्डर कर दिया, फलाना कर दिया है। एक पंडित जी की और उसकी लड़ाई करवा दी इसने आपस में श्रीचंद की। इतना प्यार था मोरबंद के लोगों में, रघुवीर पंडित जी का दुनिया मान करती थी, पैर छूते थे श्रीचंद चौकन जी उनके पिताजी के, उनके बीच में द्वेष करा दिया है। मैंने बताया ना, हमारी उसको जो बच्चे के रिलेशन में रहती थी बेटे के में, उसको यूज करके टिकट मेरी कटवाने के लिए नड्डा के घर तक लेके गए ये। इसने मेरे साथ क्या कसर नहीं छोड़ी। मैं तो खुले रूप में कह रहा हूं, इसका जो भी मैं बोल रहा हूं, एक एक शब्द मेरा सच है, और सच को एक शब्द भी मत काटना, बोलना। मेरे खिलाफ इसे जो करना करे। हां, मेरे क्षेत्र के लोगों की मैं कमी नहीं कहता, वो मेरे साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे। सबके इसी तरह के काम है जैसे मेरा काम है। मैंने भी पार्किंग दे रखी है, मैंने भी कोई फैक्ट्री किराए पे दे रखी है, मैंने भी कोई गोडाउन दे रखा है। ऐसे मेरे क्षेत्र के भाइयों ने, मेरी बिरादरी के लोगों ने, ब्राह्मणों ने भी, जो यहाँ के लोकल है, उनके पास जमीनें तो उन्होंने रेंट पे दे रखी है। अगर कोई रेंट ले रहा है, किसी ने जिम चला रखी है, किसी ने कुछ चला रखा है, किसी ने पार्किंग चला रखी है, किसी ने कोई छोटी मोटी वर्कशॉप चला रखी है, किसी ने गोडाउन को दे रखी है जमीन, किसी ने फैक्ट्री के लिए दे रखी है। अगर दे रखी है तो कोई बुढ़ा थोड़ी कर रहे हैं, वो सरकारी जमीन को घेर के थोड़ी कर रहे हैं कुछ। तो मैं ये कहना चाहता हूं दिल्ली सरकार से भी और एमसीडी से भी, मेयर साहब से भी और सीएम साहब से भी और एलजी साहब से भी, कि ये जितनी भी पार्किंग चल रही है, जिनको एमसीडी अनऑथराइज कर दिया और ऑथराइज के नाम पे ये पैसे मांगते हैं, ऐसे लोग जो हमारे यहां के सांसद हैं, पैसे उठाते हैं, इस सब चीज को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एमसीडी कुछ शुल्क लेके इन पार्किंगों को वैलिड कर दे कि भाई आपके पास जगह है तो आप लोगों को, जो लोग बाहर से आके बसे हैं, उनको पार्किंग की सुविधा दे और गाड़ियां रोडों पे ना खड़ी रहे। पुलिस को भी कितना बड़ा फायदा हुआ इन पार्किंगों से, चोरी कम हो गई। आज चोरी नहीं होती है, नहीं तो डेली के डेली की गाड़ी रोड पे खड़ी होती थी, किसी का टैग चुर रहा है, किसी का कोई बैग चुर रहा है, किसी का कोई स्टेपनी चुर रही है, रोज चोरियां की शिकायत पुलिस को जाती थी। क्या पुलिस को राहत नहीं मिली इस काम से? मैं भी मानता हूं पुलिस का इतना बड़ा दोष नहीं है, क्योंकि जब बड़े नेता पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, पुलिस को प्रेशर देंगे, डीसीपी को प्रेशर देंगे, एसीपी को प्रेशर देंगे, वो एसएचओ को प्रेशर देंगे, तो वो तो बेचारे मजबूरी में आके खड़े होंगे ना, फिर तो इनकी नौकरी करेंगे, क्योंकि उनको नौकरी करनी है। अगर उनको वो उनके कहने से नहीं चलेंगे तो उनको कहीं ना कहीं सस्पेंड करा देंगे ये लोग। रामबी बिदुड़ी जैसे लोग सस्पेंड करा देंगे पुलिस वाले को। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पुलिस वालों की मजबूरी बन गई, आज एमसीडी की मजबूरी बन गई है। कोई एमसीडी वाला, कोई पुलिस वाला नहीं चाहता कि आपका नुकसान करे। नुकसान कौन करा रहा है? ऐसे लोग जो पैसे उगाते हैं, जो पैसा खाते हैं। मेरे से करोड़ों रुपए मांगता, 10 करोड़ कहां से दे दूं भाई? मुझे बच्चे नहीं पालने क्या? कहां से दे देंगे? कोई भी लोग कौन दे देगा भाई 10 करोड़ रुपया? अरे आटे में नमक तो दुनिया खाती है, ये नमक में आटा।
ये तो नमक में आटा गिरवा रहा है हमसे। ऐसे ऐसी राजनीति पे तो मैं थूकता हूं, ऐसे ऐसे लोगों पे मैं खुलेआम कह रहा हूं।